हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यावन झारखंड पर। आप सब जुड़े हैं असित सर के पास और मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे और पढ़ाई पे अपना व्यस्त होंगे। दोस्तों अभी मैं धुआंधार तरीके से बताने वाला हूं। दोस्तों आप देखेंगे, आप कॉपी कलम साथ लेके बैठिए और आप अच्छा से पढ़िए। कॉपी कलम इसी लिए बैठ के लेके बैठने बोल रहा हूं ताकि आप 2020 में कौन पूछा है, 2022 में 21 में कौन पूछा है, 2022 में कौन सा पूछा है, आपको पता चल जाए कि 20 में जो पूछा है वो 21 में पूछ रहा है कि नहीं, जो 21 में पूछा है वो 22 में पूछ रहा है कि नहीं, 23 में पूछ रहा है कि नहीं। यानी कि ऐसे ऐसे करते आपको 26 में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है ये आपको पता चल जाएगा और उस हिसाब से अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं। ये 2020 का है दोस्तों। 2020 में जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं था, यानी कि ऑप्शन वाला नहीं था, 2020 में सब्जेक्टिव था, यानी कि 80 मार्क का आपका सब्जेक्टिव होता था और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, टोटल 100 मार्क का होता था। और दोस्तों 2021 में जो है, 21 में तो लॉकडाउन के कारण एग्जाम ही नहीं हुआ, उसमें पैटर्न क्या था वो मुझे भी नहीं मालूम है दोस्तों। यानी कि आपको 2022 से लेकर 2022 में ऑब्जेक्टिव था दोस्तों, 2023 में भी ऑब्जेक्टिव था, 24 में भी था, 25 में भी था। यानी कि 2022, 23, 24, 25 का हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और उसके बाद ही सारा सब्जेक्टिव का वन बाय वन एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो भी बेहतरीन तरीके से, धुआंधार तरीके से, और आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैंने कहा था कि 2022 में ऑब्जेक्टिव, 2022 से लेकर 25 तक सारा ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। अब देखेंगे क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ये साइंस क्लास 10 का साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। यानी कि सदैव मीन्स क्या दोस्तों, सदैव मीन्स हमेशा होता है। ठीक है, हमेशा सीधा होता है। क्या होता है दोस्तों, सीधा। कौन सी दर्पण, उत्तल दर्पण की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गोलीय दर्पण का जो फोकसांतर होता है उसकी वक्रता त्रिज्या कितना गुना होता है। तो गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या आधा हो जाती है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। 3 पे देखते हैं क्या कह रहा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है शून्य। शून्य तो नहीं होगी दोस्तों। धनात्मक, धनात्मक भी नहीं होगी उसकी फोकस दूरी। तो क्या होगी दोस्तों, ऋणात्मक होगी, यानी कि माइनस में रहेगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों। तो हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो दोस्तों। और मैं आपसे और एक बार कहना चाहूंगा, आप कॉपी कलम लेके बैठिए और क्वेश्चंस को मिलाते जाइए, ताकि 2022 में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, 23 में क्वेश्चन पूछा है, 24 में, आपको दिमाग में बैठ जाएगी कौन सा क्वेश्चन को दोबारा दिया जा रहा है, यानी कि रिपीट किया जा रहा है। यानी कि 26 में आपको क्या क्वेश्चन पूछने वाला ये आपको पता चल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो गोलीय लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। 6 पे चलते हैं। 6 क्या कह रहा है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्तित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। जब कोई वस्तु स्थित होगा दोस्तों तो उसका उत्तल लेंस का आवर्तित एफ पर ही बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 7 पे चलते हैं दोस्तों। 7 क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है किधर, अभिलंब के समांतर, अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर। कहां मुड़ जाता है दोस्तों, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। जब कोई प्रकाश की किरण, है ना, कांच में, हवा से कांच में जाती है तो वो मुड़ जाती है किधर, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। 8 पे चलते हैं। 8 क्या कह रहा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। 9 पे चलते हैं। 9 क्या कह रहा, हमारा नेत्र में लेंस होता है, हमारी जो आंख है वहां पे कौन सा लेंस होता है दोस्तों, ये आपको पूछ रहा है। तो उत्तल लेंस होता है ना। 9 का आंसर ऑप्शन नंबर 2। 10 देखते हैं। आंख की लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है, पुतली करता है, दृष्टिपटल करता है, पचमाभी मांसपेशिया करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। कैसे करता है दोस्तों, यानी कि आंख में जो लेंस है, यानी कि पचमाभी मांसपेशिया, जितनी प्रकाश है, जितनी प्रकाश वो एब्जर्व कर पा रहा, ले पा रहा, उतनी प्रकाश को ही अपने आंख के अंदर घुसा देगा। बाद बाकी में वो क्या कर देगा, सिकुड़ देगा, ताकि प्रकाश की किरणें कम आए। ठीक है, तो यानी कि इसका 3 आंसर है।
स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान होता है अनंत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। अगर आपका न्यूनतम मान पूछे दोस्तों तो आप क्या करोगे, आप कंफ्यूज में हो जाओगे कि आप पढ़े हो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के मानक मान पढ़े, यानी कि 25 सेंटीमीटर पढ़े हो, ये न्यूनतम वाला है दोस्तों। लेकिन आपको यहीं पे अगर अधिकतम दे दिए तो इनफिनाइट होगा, यानी कि अनंत होगा, यानी कि 11 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। 12 पे चलते हैं। 12 क्या कह रहा, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, वो निकट दृष्टि की दोष को दूर किया जा सकता है दोस्तों, है ना। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि दोनों प्रकार की लेंस जिसमें दूर की वस्तु को देख पाता है ना निकट की वस्तु को देख पाता है, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं दोस्तों। और निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट की वस्तु को देख पाएगा, ठीक है। तो ये 12 का आंसर ऑप्शन नंबर 1। 13 पे चलते हैं। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, यानी कि तारे के टिमटिमाना प्रकाश के परावर्तन के कारण नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, यानी कि 30 का आंसर ऑप्शन नंबर 2। 14 पे चलते हैं। 14 क्या कह रहा भाई, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को क्या कहलाता है, उपचायक, अपचायक, अभिकारक। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, यानी कि 14 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। 15 पे चलते हैं। 15 क्या कह रहा भाई, समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा से जब इसको हीट किया जाएगा तो क्या बचा, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि ये एक था दोस्तों, एक से दो बन गया, यानी कि टूट रहा है। टूट जाने को एक पदार्थ से कोई दूसरा पदार्थ अलग हो जाता है, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। यानी कि संयोजन अभिक्रिया अगर कहा जाए, कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर कोई तीसरे पदार्थ का निर्माण कर रहा है, वो संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। और विस्थापन अभिक्रिया कोई अधिक ताकतवर वाला पदार्थ तत्व दूसरे कमजोर वाला तत्व को अपने जगह से हटा देता, वो विस्थापन होता है, ठीक है। तो 15 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखते हैं आगे क्या कह रहा, श्वसन कैसे रासायनिक अभिक्रिया है, सांस लेने की प्रक्रिया आपको रासायनिक अभिक्रिया कैसा है, तो वह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है दोस्तों, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। 17 पे चलते हैं। 17 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, फेरस सल्फेट जिंक, है ना, जिंक ताकतवर है, जिंक सल्फेट बन जाएगा और फेरस को क्या कर देगा, भगा देगा। 2 देखते हैं। हाँ, कॉपर ताकतवर नहीं है जिंक से, तो इसलिए ये नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं। 18 क्या कह रहा है भाई, निम्न में कौन संतुलित समीकरण है। संतुलित मतलब क्या है दोस्तों, कि दोनों तरफ सेम होना चाहिए, है ना, यानी कि इधर भी फेरस 3 है, इधर भी 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 4 दूना 8, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 दूना 8 है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, इधर भी देखो ऑक्सीजन ये 4 है, तो इसी कारण संतुलित समीकरण दोनों तरफ बराबर हो जाना उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों, ठीक है। 19 पे चलते हैं। 19 क्या कह रहा, अभिक्रिया ZnO प्लस कार्बन, है ना, Zn+CO में किसका उपचयन हो रहा है, तो कार्बन का उपचयन हो रहा है। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 20 पे चलते हैं। 20 क्या कह रहा भाई, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है, ठीक है। तो लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देने वाले को क्षार कहते हैं। अगर यहाँ पे कह देता कि नीला लिटमस पत्रों को लाल कर देता है, तो वह कौन सा पदार्थ होगा, तो वो कौन होगा भाई, अम्ल होगा, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन नंबर 2 है। 21 पे चलते हैं। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, ठीक है। दुर्बल अम्ल पूछा है तो CH3COOH होगा 4। 21 का 4 सही। 22 पे चलते हैं। अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है भाई, हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न होता है। 20 का 1 आंसर होगा 22 का। 23 पे चलते हैं। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में भाई लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, यानी कि इसका आंसर 2 होगा। 24 पे चलते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। एक बात ध्यान दीजिए, जो अम्ल होगा भाई, ठीक है, जो अम्ल होगा इसका 7 से कम होगा, और जो क्षार होगा उसका क्या होगा भाई, 7 से अधिक होगा। और जो लवण होगा यानी कि जो 7 के बराबर होगा वो उदासीन होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। यानी कि अगर आपको
किसी का 6 दे देगा तो अम्ल में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है, अम्लीय विजन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय का पीएच मान होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कौन अधिक क्षारीय है? तो जिसका पीएच मान ज्यादा है वो क्षारीय है भाई, है ना। इसमें किसका ज्यादा है, 4 नंबर का ज्यादा है, तो इसलिए ये आंसर होगा। 26 पे चलते हैं। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड क्लोर। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। 26 ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं 27 क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है ना। ऑक्सीजन बाहर निकलती है कहां से? ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सॉरी जल से होगा। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा जल से। आगे देखते हैं अनऑक्सीशोषण के फलस्वरूप क्या बनता है? 28 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 एथिल एल्कोहल होगा। 29 पे चलते हैं भाई। 29 क्या कह रहा है, निम्न में कौन परजीवी है? ठीक है, परजीवी पूछा है, राइजोबियम, प्लाज्मोडियम, ऑर्किड, मच्छर। तो परजीवी है भाई प्लाज्मोडियम। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर 2। 30 पे चलते हैं। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? यानी कि रुधिर मतलब जब रक्त होता है, ठीक है, रक्त के जो तरल भाग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्लाज्मा कहते हैं। 30 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। 31 पे देखते हैं मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। 32 पे देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा, नैश में वृक्क एक तंत्र है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से संबंधित है। यानी कि 32 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। 33 देखते हैं। 33 क्या कह रहा है भाई, मैग्नीशियम पाया जाता है कहां पर? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णीय लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो पाया जाता है मैग्नीशियम क्लोरोफिल में। 33 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। 34 देखते हैं किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? अमीबा में, स्पायरोगाइरा में, हाइड्रा में, म्यूकर में। तो मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। 35 पे चलते हैं। एड्स रोग किसके कारण होता है? तो एड्स रोग विषाणु के कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। 36 पे देखते हैं। 36 क्या कहता है, परागकोश में होते हैं बाह्य दल होते हैं, अंडाशय होते हैं, या अंडक होते हैं, या परागकण होते हैं। तो परागकोश में परागण होते हैं। देखिए परागकोश है, ये परागण है, यानी कि परा परा पे आपको आंसर 4 होगा। 37 देखते हैं। 37 क्या कह रहा, पूर्ण विकसित अंडाशय कहा कहलाता है क्या? फल। जो अंडाशय पूरा विकसित हो जाएगा वो कहलाएगा अंडाशय। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। 38 पे चलते हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी कि अनवीकरणीय मतलब क्या होता है दोस्तों, जो एक बार प्रयोग करने के बाद उसे दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सके उसे अनवीकरणीय कहेंगे। और नवीकरणीय क्या है, जो एक बार प्रयोग करने के बाद उसे बार बार या दोबारा प्रयोग करते हैं उसे नवीकरणीय कहते हैं। यानी नवी मतलब नया होना। और यहाँ आपको पूछा क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो वो कोयला है दोस्तों। एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा इसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 39 पे देखते हैं, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? सुखा सेल, निप्पो सेल, है ना, एवरेडी सेल। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा सौर सेल। 39 का 4 सही है। 40 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है? तो 40 का आंसर होगा दोस्तों, हाइड्रोजन तो नहीं होगा, मेथेन होगा। 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं 2023 की ओर। मैं आशा करता हूं कि 2022 में जो भी मैंने बताया प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। अब 2023 की चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं क्या कह रहा है भाई। ठीक है, कह रहा है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, यानी कि वास्तविक फोकस की बात करी है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अवतल दर्पण। आप पूछोगे सर क्यों होगा अवतल दर्पण? अवतल दर्पण क्यों ही होगा? तो वास्तविक फोकस में अवतल दर्पण ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब समांतर प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर गिरती है तो ये परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलते हैं, जिसके कारण इसका वास्तविक फोकस अवतल दर्पण पर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा,
मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, ठीक है। तो ये तो आप जानते होंगे कि मोटर वाहन के सामने आपका उत्तल दर्पण लगा होगा। तो क्यों लगा होगा सर, आप पूछना चाहोगे। हाँ सर, मैं बताता हूँ क्यों होगा। क्योंकि ये जो वस्तु का सीधा और छोटा आभासी प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण से चालक को पीछे से आने वाली वाहनों को एक बहुत बड़ा क्षेत्र में दिखाई देता है, जिसके कारण से मोटर वाहन के सामने उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक लेंस की क्षमता यानी कि पावर, है ना, पावर यानी कि -2d, ठीक है। इसकी फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी यानी कि एफ आपको मांग रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन चिन्ह है दोस्तों। तो P बराबर क्या होता है, 1/f होता है, यानी कि 1/f, f का मान कितना है -2d। अगर आप 2 से 1 को डिवाइड करोगे तो माइनस कितना आएगा 0.5। और हमेशा पावर यानी कि क्षमता को जो एसआई होता है वो मीटर में होता है, यानी कि 1 मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर होता है। तो आपका यहाँ पे क्या पूछा है, -0.5 मीटर बराबर कितना होगा, तो 100 से मल्टीपल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। पॉइंट हट जाएगा, हटने के बाद पॉइंट के बाद एक संख्या है यानी कि 10 होगा, एक जीरो ऊपर का एक जीरो नीचे का कट गया, यानी कि -5 × 10 -50 क्या हो जाएगा भाई, सेंटीमीटर। -50 सेंटीमीटर किस ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन नंबर 3 पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। हवा का भी अधिकतम नहीं होगा, ना जल का होगा, ना शीशा का। तो हीरा का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। क्यों होगा, क्योंकि जिसके कारण इसका हीरा का अपवर्तनांक अधिक होने के कारण चमकदार हीरा चमकदार दिखता है, और प्रकाश की जो गति है, जो प्रकाश का जो गति है उसको क्या कर देता है भाई, धीमी कर देता है ना, धीमी कर देता है। और ये नेचुरल है भाई, ये प्राकृतिक ने बनाया है हीरा को, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 क्या कह रहा भाई, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सा परिघटना होती है, ठीक है। परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विच्छेदन। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश की वर्ण विक्षेपण परिघटना होती है। तो आप पूछेंगे नहीं सर कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है, तो मैं बताता हूं। जब श्वेत प्रकाश में, कौन सी प्रकाश में भाई, श्वेत प्रकाश में, ठीक है, प्रिज्म में से गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष को 7 रंगों में विभाजित होता है। कितने रंगों में विभाजित होता है, 7 रंगों में विभाजित होता है ना। और वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 क्या कह रहा देखते हैं भाई, जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के देश का द्वारा दूर किया जाता है, यानी कि जरा दृष्टि दोष में दोनों आएगा, ना निकट की वस्तु को देख पाएगा और ना ही दूर की वस्तु को देख पाएगा, है ना। तो यानी कि जो दोनों दोषों से पीड़ित होगा उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। कौन सी दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा भाई, द्विफोक्सी लेंस का, यानी कि कौन सा पे है, ऑप्शन नंबर 3 पे। एक बात से ध्यान देना, जरा दृष्टि दोष दोनों दोषों से पीड़ित रहता है, जिसके कारण से दोनों दोषों से पीड़ित रहता है, इसलिए द्विफोक्सी लेंस से उसको दूर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। 7 नंबर चलते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा देखते हैं भाई, खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। ये क्वेश्चंस बड़ी इजी है, ये तो आप समझ ही रहेंगे। खतरे का निशान लाल रंग होता है। तो लाल रंग होता है तो क्यों होता है, क्योंकि ये इसलिए होता है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। क्या होती है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है, ठीक है, लंबी होती है, जिसके कारण कोहरे एवं कम रोशनी पर भी दूर से दिखाई देता है ना, जिसकी कम रोशनी पर भी दूर से दिखाई देता है, इसलिए खतरे का निशान लाल रंग को माना गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। 8 पर चलते हैं। 8 क्या कह रहा भाई, हाँ, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है भाई, हाँ ठीक है। तो आप पूछोगे सर 1 वोल्ट बराबर, है ना, 1 वोल्ट बराबर कितने जूल होते हैं, तो 1 जूल प्रति सेकेंड होते हैं, 1 जूल पर सेकेंड होते हैं। आपको पूछ सकता है कि 1 वोल्ट बराबर कितनी होते हैं, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। आपको पूछ दे कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है,
तो वो वोल्ट है। अगर आपको ये पूछ दे कि वोल्ट किसका मात्रक है, ये भी पूछ सकता है भाई, आपको पूछ सकता है वोल्ट किसका मात्रक है, निम्न में से किसका मात्रक है, ठीक है। तो आप इसका आंसर दे पाओगे तो किसका मात्रक है भाई, विभवांतर का। इसका आंसर क्या होगा भाई, उत्तर क्या होगा, तो विभवांतर होगा, ठीक है। कर पाओगे दोस्तों, यानी कि 3 क्वेश्चंस यहाँ पे बना, तीनों क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चंस को बना के दे सकता है। आप तैयारी करके रखिए, आने वाले परिस्थितियों से जूझिए और मैं आशा करता हूं कि आप कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत परिपथ में, ठीक है, धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि धारा की माप के लिए ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब आपको धारा की बात आए तो धारा मापी को हम लोग एमीटर या ओम मीटर से जानते हैं, ठीक है। एमीटर भी बोलते हैं इसको, और यहाँ पे जो ऑप्शन पे आपका है ओम मीटर भी कहते हैं, यानी कि धारा मापने वाले यंत्र को ओम मीटर या एम मीटर, ठीक है। अगर आपको पूछ दे कि भूकंप मापने वाला तंत्र को क्या कहेंगे, तो भूकंप मापने वाला तंत्र को सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ कहेंगे, ठीक है। यानी कि अगर फिर कहे कि हवा मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे, तो हवा मापने वाले यंत्र को बेरोमीटर कहेंगे, ठीक है, बेरोमीटर कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पूछ दे बुखार मापने वाला तंत्र को क्या कहेंगे, तो थर्मामीटर कहेंगे। कौन सा मीटर भाई, थर्मामीटर। अगर आपको बोले डिस्टेंस मापने, दूरी मापने वाला तंत्र को क्या कहेंगे, तो दूरी मापने वाले यंत्र को कहेंगे ओडोमीटर, है ना। आपकी गाड़ी में आप गाड़ी चलाते हो तो सभी गाड़ियों में ये ओडो लिखा रहेगा, देखिएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कितना क्वेश्चंस बना भाई, 1 2 3 4 5 और ये मिल जाके 6, यानी कि 6 में से कोई ना कोई आपको एक दे ही देगा। इसलिए आप तैयारी करके रखिए, इन सारी चीजों को देखिए, आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। किस बल्ब से 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट बार बता रहा है, यानी कि टाइम आपको पूछ रहा, टाइम कितना है भाई, 1 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको क्या पूछ रहा है, 120 कूलम का आवेश, यानी कि कूलम मतलब क्यू से डिनोट किया जाता है, और कितना है 120 आवेश प्रभावित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो धारा यानी कि आई आपको पूछ रहा है, तो आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी, और क्यू का मान कितना है दोस्तों 120 है, और टी का मान 60 सेकेंड है। ये जीरो कट जाएगा, 6 2 जा 12, यानी कि आई बराबर कितना है भाई 2, और धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, ए होता है, यानी कि एम्पियर होता है, और किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 2 पे है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। हाँ, और एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपको पूछेगा कि धारा का एसआई यूनिट क्या है, ठीक है, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप क्या जवाब दोगे। धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, जिसको ए से सूचित किया जाता है, ए से डिनोट किया जाता है। हाँ, आपको ये भी पूछा सकता है कि एम्पियर को किससे सूचित किया जाता है, तो एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना है, तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, और ये किस ऑप्शन पे है भाई, वही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 12 की ओर चलते हैं। 12 क्या कह रहा है, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं, आपके टॉपिक में जनित्र टॉपिक को हटा दिया गया है, ठीक है, शायद आपको नहीं पूछेगा, ठीक है, इसलिए फिर भी आप पढ़ के जाइए, तैयारी करके जाइए, पढ़ने से कोई आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा भाई, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, जनित्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। लेकिन क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि यह एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत, किस ऊर्जा को भाई, यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, किस ऊर्जा में बदल देता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है, जिसके कारण विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, यानी कि लघुपतन, आप सोच रहे होगे सर लघुपतन क्या है, तो लघुपतन है भाई शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट, आपके घर में शॉर्ट सर्किट होता ही होगा, जो एक पतला सा फ्यूज लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है कि शॉर्ट सर्किट जैसे जिस वक्त हुआ ये जल जाए, ठीक है, और हमारे घर के जो बल्ब होंगे वो उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है।
तो शॉर्ट सर्किट के समय, ये कह रहा शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण अगर फ्यूज आपका नहीं टूट जाता है तो घर के सारे जो बल्ब होते हैं वो फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप पूछोगे सर क्यों होगा, क्योंकि परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो काफी कम हो जाता है ना, काफी कम हो जाता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होता है। यानी कि 13 का आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे की ओर चलते हैं भाई, 14 नंबर क्या कह रहा है। हाँ, ये बड़ी आसान सा क्वेश्चन से जो आप बार बार पढ़े हो। नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है। ठीक है, आपको नीला लिटमस पेपर किससे लाल होता है, अम्ल से। ठीक है, और अगर आपको पूछ दे कि लाल लिटमस पेपर, ठीक है, कौन सा लिटमस पेपर भाई, लाल लिटमस पेपर, ठीक है, नीला हो जाता है, नीला हो जाता है, ये कौन करता है, तो वो करता है क्षार करता है। ठीक है, कौन करता है भाई, क्षार करता है। तो यहाँ पे 14 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 15 की ओर चलते हैं, 15 नंबर क्या कहेगा। ठीक है, निम्न में कौन क्षार है, तो निम्न में क्षार है भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। NaOH क्यों क्षार है, तो क्योंकि ये जल में घुलकर, किसमें घुलकर भाई, जल में घुलकर, जल में घुलकर ये क्या देता है, OH आयन देता है, OH आयन प्रदान करता है, जिसके कारण ये क्षार है। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर। 16 पे चलते हैं, 16 क्या कह रहा है। ठीक है, 16 कह रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आंसर। अगर जिप्सम की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट 2H2O, और अगर इसका नाम बोला जाए तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी कहते हैं। हाँ, अगर जिप्सम के बदले आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस कह दे, हाँ, दोनों में से कोई एक तो पूछना ही है भाई, पूछेगा। अगर 2024 में 23 में आपको जिप्सम पूछा है तो 25 में प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछेगा। ठीक है, 26 में आपको विरंजक चूर्ण पूछेगा। तो आप इस चीज को पढ़ लीजिएगा, और एक चीज ना एक चीज आपको पूछना ही पूछना है। तो मैंने क्या बात कहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, यानी कि ये किस ऑप्शन पे होता है, ऑप्शन नंबर 4 पे होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या पूछा है, जिप्सम पूछा है, तो जिप्सम का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 16 क्या कहता है। ठीक है, हाँ 16 नंबर देखेंगे भाई, 16 नंबर क्या कह रहा है भाई, 17 देखेंगे, सॉरी 17 देखेंगे। समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट जब उष्मा से हीट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो भाई, ये एक था ना, ये टूट कर यानी कि वियोज होकर, वियोजन होकर कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, यानी कि इसका आंसर तो वियोजन होगा। तो आप बताइए सर कि वियोजन होता क्या है भाई, तो वियोजन एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है भाई, एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई एक पदार्थ, जैसे यहाँ पे एक पदार्थ था कैल्शियम कार्बोनेट, एक पदार्थ था, इसमें एक पदार्थ दो या दो से, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण हुआ, और इसी को वियोजन अभिक्रिया, नहीं कहते हैं कि वियोग हो गया। ठीक है, और आप अगर यहाँ पे संयोजन की बात करें, तो संयोजन की बात करें तो आप ऐसा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक प्रकार मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपका 17 का प्रश्नों के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। संयोजन वियोजन समझ गए। अगर विस्थापन का बात करें, विस्थापन मतलब एक एक ताकतवर तत्व जो कमजोर तत्व को अपने स्थान से हटा देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ गया विस्थापन। जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको विस्तार पूर्वक विस्थापन इन सब के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है भाई, देखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भाई कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं समझाने का प्रयास अवश्य करूंगा। ठीक है, 18 क्या कह रहा है भाई कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। कहां पर भाई, कैथोड की बात किया है। ठीक है, कैथोड, और कौन सा अपघटन पर, विद्युत अपघटन पर कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है दोस्तों। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस हमेशा क्या रहता है, ऋणात्मक में रहता है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, क्या इसके इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक में होते हैं। हाँ,
दूसरी बात है भाई, अगर यहाँ पे कैथोड के जगह एनोड दे देता, क्या दे देता, एनोड, यानी कि जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस। यहाँ इसका आंसर आपका हाइड्रोजन होगा, 18 का आंसर आपका हाइड्रोजन होगा। लेकिन मैं आपकी आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करा रहा हूँ, जिसके कारण से यहाँ पे सारे आने वाले जो असुविधा है, जो दुर्घटना है, उसको सावधान होने के लिए कह रहा हूँ। अगर कैथोड के बदले आपको एनोड दे दे तो एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती, तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती, और वह किस पे रहती, धनात्मक पे। इसके इलेक्ट्रॉन जो होते वो धनात्मक पे रहते। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 क्या कह रहा है भाई, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, सबसे पहले जानिए उपचयन क्या है। ठीक है, सबसे पहले जानिए उपचयन क्या है। उपचयन में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ जाता। अगर आप डिफिनेशन भी इसका आराम से निकाल सकते हैं, अगर आपको पूछ देगा सब्जेक्टिव पे कि उपचयन और अपचयन का अंतर ज्ञात कीजिए, तो एकदम आसानी से इस चीज को देखिए, आराम से कर पाओगे। उपचयन क्या है, उपचयन आप ऐसा लिखोगे, उपचयन में ऑक्सीजन का संयोग होना, ठीक है, तथा हाइड्रोजन का बाहर हो जाना। ठीक है, हाइड्रोजन का बाहर हो जाना और इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कमी होना। क्या होना, इलेक्ट्रॉन का कमी होना उपचयन कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे। अगर अपचयन का बात करता, अगर अपचयन का बात करता तो इसका उल्टा होता, इसका उल्टा होता। यहाँ होता कि हाइड्रोजन का संयोग होना और ऑक्सीजन का वियोग होना, यानी कि निकल जाना, और इलेक्ट्रॉन पे वृद्धि होना। इसी को उपचयन और अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, और अगर आपको यहाँ पे पूछ दिया है, क्या पूछा है, उपचयन और अपचयन का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है भाई रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों की, जो दोनों का दूसरा नाम रेडॉक्स है, और आपको मैं आशा करता हूँ कि उपचयन और अपचयन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। उपचयन में क्या होता है, अगर इसका परिभाषा भी पूछ दे तो आप आसानी से बता सकते हो। उपचयन में ऐसा लिखोगे, उपचयन एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन निकल जाता है और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन का बात करें तो हाइड्रोजन का संयोग हो जाता है तथा ऑक्सीजन निकल जाता है और इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 19 का आंसर ऑप्शन नंबर 3। 20 की ओर चलते हैं। 20 क्या कह रहा, निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है, तो इसमें क्या होगा भाई, कॉपर होगा सर्वोत्तम चालक। 21 की ओर चलते हैं। 21 क्या पूछ रहा है भाई, देखेंगे गंधक क्या है, तो गंधक एक अधातु है भाई। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। 22 पे चलते हैं। 22 क्या कह रहा है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। मिश्र धातु मतलब जब समझ रहे हो, दो या दो से अधिक पदार्थ से कोई पदार्थ बना है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं भाई, सोल्डर कहते हैं, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। आप पूछोगे सर सोल्डर का काम क्या है। ठीक है, तो सोल्डर का काम, इसका उपयोग धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, दो धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है सोल्डर का काम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 क्या कह रहा है भाई, हाँ अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है। 23 क्या कह रहा है भाई, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो यह सामान्य सूत्र है भाई एल्केन का। कोई दिक्कत नहीं, एल्केन का। अगर आपको एल्किन का फॉर्मूला पूछ दे तो एल्किन का फॉर्मूला आप क्या होता है भाई, आप बता पाओगे, तो मैं बताता हूं, CnH2n होता है एल्किन का फॉर्मूला। अगर यहाँ पे आपको ये भी पूछ सकता है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो आपको ऑप्शन पे ये रहेगा तो इसको मारना पड़ेगा, CnH2n+2। लेकिन आपको यहाँ दिया है तो एल्केन बोलना पड़ेगा। एल्किन का सूत्र क्या होता है भाई, CnH2n। और एल्काइन का अगर बात करें तो एल्काइन क्या होता है, CnH2n एल्केन का प्लस लगा था और एल्किन में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। एल्काइन में माइनस लगेगा और एल्किन में CnH2n। हाँ, अगर आपको पूछ दे कि C2, ठीक है, C2H4, तो ये क्या होगा, इसका नाम क्या होगा भाई, C2H4 का नाम क्या होगा, तो एल्किन एथिन होगा। क्या होगा भाई, मैं बताता हूं, एल्किन एथिन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको यहाँ पे C3 दे दे, C3
तो H6 हो जाएगा, C3 देगा तो H6 हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना क्यों होगा, ठीक है। जब हम यहाँ 2 दिए, n का मान पे 2 दिए, तो यहाँ पे 2 मल्टीपल कर दो, 2 2 जा 4, तो C3H6 होगा। तो इसको क्या कहेंगे भाई, एल्किन। एल्किन क्या होगा, एल्पिन प्रोपिन यानी कि प्रोपेन, एल्किन प्रोपेन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये सारे क्वेश्चंसों को देख लीजिए आप आसानी से कर पाओगे, यानी कि 23 का आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। हाँ 24, एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह क्या है। तो एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह CHO होता है भाई। यह ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आप पूछोगे नहीं कि सर ये किसका है, हाँ मैं जरूर बताऊंगा ये किसका है भाई, ये एल्कोहल का है भाई। किसका है भाई, एल्कोहल का है। OH एल्कोहल, जहां भी आपको OH दिखे वो अल्कोहल में आता है, ठीक है। और ये क्या है, डबल बॉन्ड CO, ये डबल बॉन्ड CO ये कीटोन का होता है भाई, ठीक है। कीटोन, इनमें से आपको कोई भी पूछ सकता है। आप तैयारी कर रहे हो तो जब आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। हाँ अगर आपको यहाँ पे पूछ दे कि सर COOH ये किसका है भाई, तो ये है आपका कार्बोक्सी अम्ल का। किसका है, कार्बोक्सी, है ना, कार्बोक्सी अम्ल का है, ठीक है। और ये किसका है, एल्डिहाइड का, यानी कि 24 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। 25 पे चलते हैं, 25 क्या कह रहा है देखते हैं। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है। ये तो बड़ी आसान है भाई, एथेनॉल जो है सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, और इस अभिक्रिया में क्या बनता है। इस अभिक्रिया में सोडियम एथोक्साइड बनता है। क्या बनता है भाई, सोडियम एथोक्साइड बनता है। और हाइड्रोजन गैस जो है बुलबुले के रूप में निकल आती है, यानी कि बाहर निकलती है। कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है, यानी कि 25 का आंसर ऑप्शन नंबर 1। 26 की ओर चलते हैं, 26 क्या कह रहा देखते हैं भाई। हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, ठीक है। 27 पे चलते हैं, 27 क्या कह रहा है, 27 देखते हैं। देखेंगे भाई क्या कह रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि स्वपोषी पोषण क्या क्या होता है भाई, और परपोषी क्या होता है ना। जो खुद यानी कि जो अपने से भोजन का प्राप्त करे उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। और ऐसा अभिक्रिया जो दूसरों पर डिपेंड होके, दूसरों पर निर्भर होके अपना भोजन प्राप्त करते उसे परपोषी पोषण कहते हैं। यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होगा, CO2 तथा जल ये भी होगा भाई, क्लोरोफिल भी होगा, और सूर्य का प्रकाश भी होगा, यानी कि इनमें से सभी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। 28 पे चलते हैं, 28 क्या कह रहा, जठर ग्रंथियों पाई जाती है किस पे, कहां पे। तो जठर ग्रंथियां पाई जाती है भाई आमाशय पे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, ठीक है। 29 क्या कह रहा है देखते हैं। 29, पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव कहाँ होता है भाई, तो यूक्रेट द्वारा, यूक्रेट, इसको लीवर भी बोल सकते हो, ठीक है, लीवर भी बोल सकते हो यूक्रेट को। हाँ लेकिन इसमें क्या क्या होता है भाई, लीवर पे पित्ताशय का जमा हो जाता है। इसमें कौन सा जमा होता है, पित्ताशय जमा हो जाता है, जहां से भोजन करने के बाद यह छोटी आंत के ग्रहणी में पहुंच जाता है। कहां पहुंचता है, ग्रहणी में पहुंचता है, यानी कि 29 का आंसर ऑप्शन नंबर 4। 30 पे चलते हैं, 30 क्या है, सबसे छोटी अंतराबी ग्रंथि कौन है। तो सबसे छोटी अंतराबी ग्रंथि पिट्यूटरी है। इसको पिनियल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके ऑप्शन पे पिट्यूटरी नहीं रहेगा, तो अगर ऑप्शन पे पिनियल रहेगा तो ये भी सही होगा, ठीक है। ये क्या है, ये क्या का इसका काम क्या है भाई, जो नींद का पैटर्न को नियंत्रित करता है, ठीक है। क्या करता है, नींद का पैटर्न को नियंत्रित करता है। 30 का आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं 31। हाँ, घेंगा रोग पनपता है। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। और आयोडीन की कमी कहाँ होता है, यह अक्सर कहाँ कहाँ देखा जाता है, यह अक्सर ऐसा क्षेत्र में पनपता है जहां पानी में और भोजन में आयोडीन की कमी हो जाता है, जहां पर घेंगा रोग ज्यादातर देखने को मिलता है, यानी कि 31 का आंसर ऑप्शन नंबर 4। 32 पे चलते हैं, 32 क्या है, परागकोश में क्या पाए जाते हैं। तो परागकोश में भाई परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है, परागकण। अब बताएंगे सर परागकण क्या है, परागकण का काम क्या है। परागकण ये क्या होता है, ये आगे चलकर निषेचन करने में मदद करता है। क्या करने में मदद करता है भाई,
निषेचन करने में मदद करता है। आप पूछोगे सर निषेचन क्या है, निषेचन क्या है, तो बता देता हूं भाई। नर और किसका, नर और मादा, नर और मादा की मिलने की प्रक्रिया को, मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, निषेचन कहते हैं। आपको ये भी पूछ सकता है कि नर और मादा की मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, एक सेकेंड। ठीक है, देखते हैं भाई, एक सेकेंड रुक जाइए, तो 30 नंबर पे थे। हाँ बस बस बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ समझ गए होंगे। हाँ, अगर आपको ये भी पूछ दे कि स्त्री और पुरुष की मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। माता और पिता की मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होगी भाई, गर्भाशय में होगी, तो नहीं भाई, गर्भाशय में नहीं होगी। बहुत बच्चे का ऐसा मैं पढ़ाते वक्त पाता हूं कि सर गर्भाशय में निषेचन होती है, गर्भाशय में निषेचन नहीं होती है भाई। कोई कोई बोलता है योनि में होती है, योनि में भी नहीं होती है भाई, है ना। तो निषेचन मैंने अभी अभी कहा था 32 में कि नर और मादा की मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, अंडाशय तो होगा ही नहीं, तो कहाँ निषेचन होता है भाई, फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। आप पूछोगे सर फ्लोपियन ट्यूब में होता आखिर क्या है, निषेचन फ्लोपियन ट्यूब में ही क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु जहां से भ्रूण में विकसित कर देते हैं, जिसके कारण से फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। आगे चलते हैं भाई, 34 में क्या कह रहा देखते हैं। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है ना। तो जीनी संरचना आपका जीनोटाइप कहलाएगा। यहाँ पे एक बात से याद रखोगे, जीनी जब भी कहेगा तो जीनोटाइप, जीन से जीनोटाइप, यानी कि जीनोटाइप क्या है भाई, तो जीनोटाइप यह एक ऐसा जीव की सभी जीनी जानकारी का समूह है, सभी जीनों की जानकारी का समूह है जो उसके विकास और वृद्धि के लिए निर्देश के रूप में कार्य करता है। समझ गए होंगे, जीनोटाइप क्या काम करता है, विकास और वृद्धि के लिए। ठीक है, विकास और वृद्धि के लिए काम करता है। 35 देखते हैं, 35 क्या कह रहा, एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्रों मिलते हैं। तो एक स्त्री में XX लिंग, एक स्त्री में यानी कि फीमेल की बात करें तो XX और मेल की बात करें तो XY। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो नर और मादा जो मिलते हैं आपस में, नर और मादा जो आपस में मिलते हैं, ये नर को XY से डिनोट करते हैं, मादा को XX से जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात ध्यान दीजिए, जो आने वाली पीढ़ी जो होते हैं, नर और मादा निषेचन होता है, जो अगला उसका बॉयज बच्चा होता है, यानी कि चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, ये लड़का होने का ज्यादातर मतलब चांस ही 50% चांस वो बॉयज के पास होता है। आप सोचोगे, लोग आजकल के लोग पूछते हैं कि बहू को पूछते हैं कि बेटा नहीं दे पा रहा, तो बेटा नहीं होने का कारण वो लड़की नहीं होती है भाई, बेटा नहीं होने के कारण कुछ ना कुछ जो दोष होता है वो नर के पास, पुरुष के पास होती है। क्योंकि बेटा जन्म देने का जो यंत्र, जो क्रोमोसोम होता है, वो नर के पास होता है। इसलिए जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो XX मिलते हैं। ठीक है, अगला ये क्या कह रहा भाई, जैव आवर्धन करने वाला रसायन है, तो जैव आवर्धन करने वाला रसायन DDT है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। 37 पे चलते हैं। 37 क्या कह रहा भाई, बाघ उपभोक्ता है। ठीक है, बाघ उपभोक्ता किसके है, आप देखिए, ये घास फूस है। ठीक है, ये घास है, घास को कौन खाता है भाई, हिरण खाता है। ठीक है, और हिरण को कौन खाता है, बाघ खाता है। तो ये कितना नंबर का उपभोक्ता हुआ भैया, तो तृतीय पोषी स्तर का हो। आप समझ गए होंगे, अगर हिरण को कहता तो हिरण द्वितीय, और घास कहता तो वो प्रथम, यानी कि 37 का आंसर ऑप्शन नंबर 3। 38 पे चलते हैं। 38 क्या कह रहा, चिपकू आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। आप सुने ही होंगे चिपकू आंदोलन क्या है भाई, है ना। चिपकू आंदोलन जहाँ पे पेड़ पौधे की कटाई बहुत ज्यादा से हो जाती थी, तो उसके खिलाफ आंदोलन किया जाता था। जब नहीं माना जाता तो वो लोग क्या करते थे, पेड़ पर चिपक जाते थे, जिसका नाम दिया गया चिपकू आंदोलन।
और ये कब प्रारंभ हुआ था भाई? 1972 में। हाँ, अगर आपको किसी ऑप्शन पे 1972 नहीं रहेगा, 1973 रहेगा, तो ये भी उसका आंसर है, यानी 92 या 1973 भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए, यानी कि कम से कम वेग कितना होना चाहिए? तो कम से कम वेग 15 किलोमीटर पर आवर्स होना चाहिए। 40 का आंसर देखते हैं। 40 नंबर क्या कह रहा? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, क्या क्यों स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित करता है भाई? तो क्योंकि पानी की जो स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है भाई? विद्युत ऊर्जा में। हाँ, ठीक है, यानी कि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जल से भी विद्युत उत्पन्न होता है, जल से ही विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने सारा ऑब्जेक्टिव बता दिया 2023 का। अब सब्जेक्टिव है, लेकिन मैं आपको सब्जेक्टिव अभी नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? सारा ऑब्जेक्टिव बताने के बाद 1 बाय 1 करके सब्जेक्टिव बताऊंगा। ठीक है, आपको देखो 1 से 7 तक प्रत्येक 2 अंक का दिया गया, इनमें से कौन सा 5 प्रश्नों का उत्तर देना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, प्रकाश का अपवर्तन बड़ी इजी है। निकट दृष्टि दोष क्या है, ये भी बड़ी इजी है। अगर मैं निकट दृष्टि दोष को लिखना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा, तो बड़ी आसान है। निकट दृष्टि दोष आंख की वो दोष है जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तु को देख सकता है किंतु दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, जिसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको आसानी से लिख पाओगे। तो चलते हैं हम सब्जेक्टिव की ओर, है ना, ये ऑब्जेक्टिव की ओर, सॉरी ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा देखते हैं भाई 2024 का। देखो कह रहा है कि 1 नंबर उच्च कोटि का पॉलिश क्या हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है। तो उच्च कोटि का पॉलिश क्या हुआ कांच का पृष्ठ दर्पण कहलाता है। आप पूछोगे सर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो प्रकाश को बदल देता है, परिवर्तित कर देता है, वह दर्पण होता है। यानी कि 1 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 2 पे चलते हैं। देखो 2 क्या कह रहा है भाई? 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी है? ठीक है, क्या कह रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप पूछना नहीं चाहोगे सर सी क्यों होगा? तो क्यों होगा? क्योंकि जब किसी अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है भाई, है ना। यहाँ पे अनंत लिखा हुआ है तो आप क्या जानते हो? अनंत होता है। ठीक है, 2 का ऑप्शन नंबर सी। 3 पे चलते हैं। 3 क्या कह रहा है? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी है, यानी कि अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी कि f बराबर आपका 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होता है तो -20 में दे दिए। और आपको क्या पूछा? इसकी क्षमता क्या होगी, यानी कि क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f, यानी कि 1/-20। कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब 20 से हम इसको मल्टीपल करेंगे तो 0.05 मीटर होगा। और 1 मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर होता है। तो 0.05 मीटर बराबर, मीटर में है उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस होगा भाई, यहाँ भी माइनस होगा। अब देखो पॉइंट अगर हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। ये 100 और ये 100 कट जाएगा, बचेगा क्या? -5। ठीक है, और -5 किस ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर डी पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, ये 4 क्या कह रहा? अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है m बराबर, एम आवर्धन को आप मैग्निफिकेशन कहते हैं, यानी मैग्निफिकेंट करते हैं, m बराबर v/u होता है। आप पूछोगे सर m/v ही क्यों होता है m बराबर? क्योंकि अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है और आभासी होता है। और हमेशा आवर्धन का मान, जो आवर्धन का मान होगा भाई वो एक से क्या होगा? 1 से कम होता है। ठीक है, कम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? v/u कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी पे है। 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला चलते हैं 5 नंबर देखते हैं। 5 क्या कह रहा? ठीक है,
नेत्रगोलक लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो नेत्रगोलक लंबा होने से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। और निकट दृष्टि दोष क्या है भाई? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। और अगर दूर दृष्टि दोष की बात कहें, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। और जरा दृष्टि दोष की बात करें तो जरा दृष्टि दोष में दोनों दोषों से पीड़ित होता है, ना ही निकट की वस्तु को देख पाता है, ना ही निकट की वस्तु को देख पाता है, वस्तु को देख पाते हैं, और ना ही दूर की वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। और जो दोनों वस्तुओं से दोनों दोषों से पीड़ित होता है उसे जरा दृष्टि दोष। एक बार फिर से कहूंगा, निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया। निकट दृष्टि दोष में क्या? निकट की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। और दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं दिखाएगा। और जरा में दोनों दोषों से पीड़ित होगा, जिसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 क्या कहता है? तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति क्या हो जाती है? तो तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति छोटी हो जाती है। भाई आपको आपके आंख में कितनी प्रकाश चाहिए? आप जब ज्यादा प्रकाश होता है तो आंख को क्या करते हो? सिकुड़ देते हो। यानी कि कम चाहिए तो आप आंख को फोड़ते हो, यानी कि पचमाभी पेशियां को खोलते हो। यानी कि आपको कहेंगे पुतली के छोटे होने से आंख के आने वाले रोशनी की मात्रा कम हो जाती है, और जिससे अत्यधिक रोशनी से ही नुकसान होने से बचाती है। यानी कि 6 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 पे चलते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा भाई? क्या कह रहा? निम्न में से कौन सा मात्रक एम्पियर ए के बराबर होता है? तो एम्पियर ए के बराबर होता है कूलम पर सेकेंड, यानी कि 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 8 देखते हैं। 8 क्या कह रहा भाई? यदि 1 ओम के दोष प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध पूछा है, यानी कि आर का मान पूछ रहा है 10 प्रतिरोध, और ओम पूछा है यानी कि नंबर, है ना? तो नंबर भी कितना होगा भाई? 10 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा ना? आर टोटल पूछ रहा है, यानी कि क्या होगा इसका फॉर्मूला? आर बटा एन होगा, यानी कि आर में भी 10 है। ठीक है। आर में भी सॉरी यहाँ पे 1 होना चाहिए था भाई, है ना? आर में 1 होना चाहिए था। 1 सेकेंड, ये मिटा दो। आर में 1 होना चाहिए था, ये भी मिटेगा, 0 को मिटा देते हैं। ठीक है। और n कितना है? 10 है, यानी कि 1/10 किस ऑप्शन पे कहाँ है भाई? 1/10 डी में है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है? एक क्षैतिज सीधी तार में धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। तार की ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी दक्षिण से उत्तर तक, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। क्यों होगा आप पूछोगे? नहीं सर, मैं बताता हूं क्यों होगा। क्योंकि जब धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है तो तार की ठीक नीचे स्थित किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, यानी कि 9 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 10 पे चलते हैं। 10 क्या कह रहा भाई? पृथ्वी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो पृथ्वी में है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला तो नहीं होगा भाई, मुख्य स्रोत कोयला नहीं होगा, जल भी नहीं होगा, ना लकड़ी होगा, तो होगा क्या? सूर्य होगा। ठीक है। यानी कि 10 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप क्यों होगा नहीं पूछोगे, मैं बताता हूं क्यों होगा। क्योंकि सूर्य से आने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा भी कहते हैं। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा भी कहते हैं। और पृथ्वी में सभी प्रकार की क्रियाओं से प्राथमिक पहला स्रोत सूर्य का ही होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा भाई? Zn+ कॉपर सल्फेट था। अब देखिए ये क्या कर दिया है? इसको लूट लिया है। ये ताकतवर था, जिंक ताकतवर था, जिसके कारण सल्फेट को ले लिया है और कॉपर को बाहर भगा दिया है, यानी कि विस्थापन कर दिया है। क्या कर दिया है? विस्थापन। जो जिसके पास ज्यादा ताकत होता है, ठीक है, वो कमजोर वाले आदमी को अपने स्थान से हटा देता है, जिसे विस्थापन कहते हैं। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अपने यौगिकों को ले जाना, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। 14 देखते हैं। 12 देखते हैं, सॉरी 12 देखते हैं। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना क्या होता है? तो चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना संचारण होता है।
ऑप्शन नंबर ए होगा। ये कब होगा? ये तब होगा जब हवा में मौजूद हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करेगा, तब चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, यानी कि संचारण। 13 नंबर देखते हैं, 13 क्या कह रहा है, ठीक है। अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होता है? तो इसमें तो आसान सी बात है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगी दोस्तों, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर बी आंसर है। 14 चलते हैं, 14 क्या कह रहा है भाई? 14 क्या है? विरंजिक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजिक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये किस काम में आता है? तो ये कपड़े धोने का काम में आता है। 15 चलते हैं, 15 नंबर क्या कहता है? निम्न में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तन्य मतलब क्या हो दोस्तों? खींचना। तन्य मतलब क्या होता है भाई? खींचना। वो खींचने पर खिंचाता है, यानी कि कौन सा ऐसा वस्तु है, कौन सा ऐसा धातु है जो खिंचाएगा, ठीक है। तो वो होगा भाई सोना, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। आप पूछ सकते हो कि सोना, अगर एक ग्राम सोना को हम खींचेंगे तो वो कितनी दूर होगा? तो 1 ग्राम सोना को अगर हम खींचेंगे तो 3 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। कितना मीटर तक? 3 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। आपको पूछ सकता है कि 1 किलोग्राम सोना को खींचने से 1 ग्राम सोना को खींचने से कितनी दूरी खींचा जा सकता है? तो 3 किलोमीटर, यानी कि 15 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 16 पे चलते हैं। 16 क्या कह रहा? धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? तो धातुओं की क्रियाशीलता का सोडियम जिंक नहीं होगा भाई, सोडियम के बाद मैग्नीशियम होना चाहिए, सोडियम के बाद मैग्नीशियम होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए भाई? उसके बाद कॉपर होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए? जिंक होना चाहिए। और आपके किसी ऑप्शन पे हमको दिख नहीं रहा है, यानी कि नॉन ऑफ दीज होना चाहिए। क्या और ऑप्शन होगा क्या? हाँ, Na, Mg। अच्छा, एक सेकेंड, कहाँ किस ऑप्शन पे होगा रे? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका ना। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बन की संयोजकता क्या है? 17, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भाई? ये आपको पूछ रहा है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है। क्यों होगी भाई? आप ये जान सकते, कार्बन का क्रमांक कितना होता है? 6 होता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 और 4 होगा। बाहरी इलेक्ट्रॉन पे कितना है? 4 है। तो जब, क्योंकि कार्बन परमाणु में बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अष्टक पूरा करने के लिए और कितना चाहिए? 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? और 4 चाहिए, यानी कि 4 4 में 8, यानी कि इसीलिए ऑप्शन सी। आगे चल देखते हैं 18 नंबर क्या कह रहा? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम को क्या कहते हैं? तो साबुन कहते हैं भाई, इसका आंसर सीधे साबुन होगा। अब साबुन क्या है भाई? एक प्रकार का अपमार्जक है। क्या है? एक प्रकार का अपमार्जक जो पानी में घुलकर गंदगी और तेल को हटा देता है, ठीक है। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 19 देखते हैं, 19 क्या है? सिलिकॉन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो ये 14 वर्ग का सदस्य है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों होगा? इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह आवर्त सारणी में 14वें स्थान पर रहता है, 14वां स्थान पर रहता है ना, जिसके कारण ये इस वर्ग का सदस्य है, ठीक है। सिलिकॉन को एसआई से डिनोट किया जाता है, किससे? एसआई से, ठीक है। 20 पे चलते हैं, 20 क्या कह रहा? आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 2 में कितने तत्व होते हैं? यानी कि 20 में ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका, 8 तत्व होते हैं। क्या क्या तत्व होते हैं भाई? मैं बताता हूं कौन कौन सा तत्व। लिथियम होते हैं, और क्या होते हैं भाई? बेरियम होते हैं, 2 नंबर पे बेरियम होते हैं, बेरिलियम होते हैं। 3 नंबर पे क्या होते हैं भाई? बोरान होते हैं, बोरान बी से डिनोट किया जाता है। 4 नंबर पे क्या होंगे भाई? कार्बन होंगे, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। 5 नंबर पे क्या होंगे? नाइट्रोजन होंगे, जिसको एन से डिनोट किया जाता है। 6 नंबर पे क्या होंगे भाई? ऑक्सीजन होंगे, जिसको ओ से डिनोट किया जाता है। 7 नंबर पे क्या होंगे? फ्लोरीन, जिसको एफ से डिनोट किया जाता है। 8 नंबर पे क्या होंगे? नियन होंगे, जिसको एनई से डिनोट किया जाता है। यानी कि आपको कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 2 में कितने तत्व होते हैं? तो 8 तत्व होते हैं, और 8 तत्वों के नाम आपके सामने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 21 पे चलते हैं, 21 क्या कह रहा? विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में आश्रित रहते हैं, कहां पर आश्रित रहते हैं? 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरे स्वपोषी पौधे पर। और क्या है भाई?
वे सीधे तौर पर अन्य जीवों को खाकर या अप्रत्यक्ष रूप से मृत या सड़े गले को खाकर अपने जीवन में पोषण करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 22 क्या कहता है भाई, 22 देखते हैं। पौधे के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में की क्रिया को क्या कहलाती है? तो बाष्पोत्सर्जन क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा बाष्पोत्सर्जन। तो बाष्पोत्सर्जन क्या है भाई, तो मैं बताता हूं, पौधे के वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में बदल जाना, है ना, यह प्रक्रिया पानी के परिवहन को भी महत्वपूर्ण भूमिका देती है, यानी कि 22 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 23 क्या कहता है भाई, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो खाली स्थान को सिनप्स कहते हैं। ठीक है, और सिनप्स क्या है, जहां एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक आवेगों का संचार को पहुंचाता है। ठीक है, यानी कि आवेग मतलब आपके गुस्से के संचार को पहुंचाता है। और कौन पहुंचाता है? सिनप्स। एक तंत्रिका दूसरी तंत्रिका तक अपने आवेग को पहुंचाता है, जिसे हम सिनप्स कहते हैं। ठीक है, 24 क्या कहता है, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है? तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या है, सेरिबिल्जम होगा। तो सेरिबिल्जम क्या है भाई, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और सोचने, समझने, सीखने और याद रखने में मदद करता है। क्या करने में मदद करता है? सोचने, समझने, सीखने और याद रखने में। एक बार मैं लिख देता हूं, क्या करने में? सोचने में, सीखने में और याद रखने में मदद करता है। कौन करता है? आपको पूछ देगा कि सोचने में कौन मदद करता है, तो सेरिबेलम। ठीक है, तो 24 का आंसर ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, आगे देखते हैं 25 क्या कह रहा है, अंडाणु निषेचित होता है ना, निषेधित होता है कहां पर? योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, तो फैलोपियन ट्यूब नलिका में, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब क्या है भाई, जहां अंडाणु शुक्राणु के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, जिससे एक नया युग्मनज बनता है और गर्भाशय को ओर बढ़ा देता है ना, उसे फैलोपियन नलिका कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 26 क्या कहता है, देखते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है युग्मनज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। और युग्मनज विकसित होकर क्या बनता है? एक शिशु का निर्माण करता है। ये विकसित होकर क्या बनता है भाई? विकसित होकर शिशु का निर्माण करता है, शिशु का निर्माण करता है। कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। 27 देखते हैं क्या है भाई, अवशेषी अंग का उदाहरण है कर्ण पल्लवी की पेशियां, पूछ, कशेरुकियां, निषेचक पटल, यानी कि इनमें से सभी। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 28 देखते हैं, किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है भाई? तो दोनों का पड़ता है, माँ का। हाँ, और एक बात मैं जानकारी के बता दूं, आपके आंसर पे केवल वाला आंसर कभी नहीं होगा, क्योंकि आप बच्चे हो और बच्चा को केवल वाला आंसर कभी नहीं दिया जाएगा। यानी कि ये भी केवल में है, ये आंसर नहीं होगा, केवल मात्र ये भी नहीं होगा, यानी कि ये दोनों होगा, केवल पिता का डीएनए और केवल माता का डीएनए। तो यानी कि सी होगा इसका आंसर, ए और बी दोनों होगा। आप पूछना चाहोगे सर ये क्या क्यों होगा, तो मैं बता देता हूँ। दोनों होगा, लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव में आनुवंशिक जानकारी प्रदान करती है, माता पिता दोनों से विरासत में मिलती है। कहां से मिलती है भाई? विरासत में मिलती है, जो जन्म से प्राप्त होता है। ठीक है, एक बात बता दूं, जो जन्म से क्या होता है? प्राप्त होता है, यानी कि विरासत से मिलती है। ठीक है, और कुछ चीजों को जन्म के बाद प्राप्त किया जाता है। जैसे जन्म के बाद क्या प्राप्त करोगे? ज्ञान प्राप्त करोगे, धन प्राप्त करोगे, और भी बहुत सारा चीज है जो जन्म के बाद प्राप्त करोगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसे है जो विरासत में मिलती है, यानी कि माता पिता से मिल जाती है। ठीक है, तो 28 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 29 पे चलते हैं। 29 क्या कहता है, ओजोन परत का अपक्षय करता है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC को क्या कहते हैं भाई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो। 29 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 30 चलते हैं। 30 क्या कह रहा, विश्व में सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक कौन सा है? तो वो कौन है भाई? तो आप तो जानते हैं, जल तो घटेगा नहीं, वन घटता है। ठीक है, देखना आजकल कहीं भी वन की कटाई शुरू हो जाती है। कोई घर बना रहा तो वन काटो, कोई कंपनी बन रहा तो वन काटो, कुछ भी बना रहा तो वन काटो, नदी तालाब बना रहा तो वन काटो। तो विश्व में सबसे तेजी से घटने वाला प्राकृतिक वह वन है, यानी कि 30 का आंसर ऑप्शन नंबर
बी सही है। ठीक है, आइए अब देखते हैं 2025 का। ठीक है, मैंने जितने भी बताया हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ भी 1 से 30 तक का बहुविकल्प प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक का 1 अंक दिया गया है। यहाँ 30 क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव होता है। सदैव क्या होता है? सदैव मीन्स क्या होता है दोस्तों? सदैव मीन्स होता है हमेशा। ठीक है, हमेशा, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो आभासी तथा सीधा होता है। आप पूछोगे नहीं सर कि क्यों होता है? क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु को रखा गया है। ठीक है, समझ गए? यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर ऑप्शन नंबर बी। 2 देखते हैं। 2 क्या कह रहा भाई? गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, द्वारक। तो द्वारक कहते हैं। ठीक है, यानी कि 2 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्वारक। आप पूछोगे सर किसको कहते हैं? जो दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को दर्शाता है उसे द्वारक कहते हैं। ठीक है, यानी कि 2 का ऑप्शन नंबर, यानी कि क्या कह रहा भाई? जो परावर्तक सतह के, किसके? परावर्तक सतह के। ठीक है, परावर्तक सतह के व्यास को दर्शाता है। ठीक है, व्यास को दर्शाता है उसे ही द्वारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 क्या कह रहा? जब प्रकाश विरल मध्यम से सघन मध्यम में तिरछा होकर जाती है ना, सीधा नहीं तिरछा होकर जाती है, तब आपतन कोण आई एवं अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है? तो उस समय संबंध होता है कि आई ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर होगा। यानी आप पूछोगे नहीं सर क्यों होता? कि सघन माध्यम में प्रकाश की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है, जिसके कारण आपतन कोण आर से यानी कि अपवर्तन कोण से बड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 नंबर क्या कहता है भाई? 4 नंबर, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आंख के रंगीन भाग को परितरिका कहते हैं, ये तो मालूम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आंखों में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आप नहीं देखते हो कि ज्यादा प्रकाश चाहिए तो आंख को फैला देते हो, कम प्रकाश चाहिए तो सिकुड़ देते हो, क्योंकि आंख में अगर ज्यादा प्रकाश आ जाए तो आपके आंख में दिक्कतें आ सकती है, जिसके कारण से आप आंख को कभी फैलाते हो कभी सिकुड़ाते हो। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5 देखते हैं क्या कहता है। स्पष्ट स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, यानी कि जब स्पष्ट का बात करें, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। हाँ, अगर आपको कहता कि अनंत तक आप कितनी दूरी पर देख सकते हैं, है ना, आप बहुत दूर की वस्तु को कितनी दूरी पर देख सकते हैं, तो वो अनंत होगा दोस्तों। ठीक है, आपको अगला पीछे मैं बता दिया हूं, 2023 में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 6 पे चलते हैं। 6 क्या कह रहा है? हाँ, प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है? ठीक है, तो बैगनी रंग का विचलन अधिक कम होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि इसके तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, क्या होता है? इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जिसके कारण प्रकाश का विचलन अधिक होता है। यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर डी। 7 पे चलते हैं। 7 क्या कह रहा? ओम किसका मात्रक है? आपको ये पूछ रहा है कि ओम किसका मात्रक है? तो ओम है भाई प्रतिरोध का मात्रक है ना, प्रतिरोध का मात्रक है। आपको पूछ देगा ठीक है विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक मैंने बताया था, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विभव का क्या होता है? आवेश का क्या होता है? सारा बताया था। ठीक है, तो ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 नंबर क्या कहता है? ओम मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? देखिए देखिए, ये 24 में भी पूछा गया था, यानी कि क्वेश्चन रिपीट है और इसी चीज को 25 में पूछ रहा है। ठीक है, आशा करता हूं कि वो 26 में ना पूछते। ओम मीटर किस क्या मापता है दोस्तों? तो ओम मीटर मापता है विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, और विद्युत धारा को मापता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 9 चलते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा? निम्न में से किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है? आपको किसका बात करा? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ताकि वो दो बिंदुओं के बीच, है ना, ताकि वो दो बिंदुओं के बीच क्या हो सके? ठीक से मापा जा सके, इसीलिए उसे वोल्ट समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 10 चलते हैं।
किसी धारावाही परिणेजक के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो सभी धारावाही परिणेजक के भीतर सभी बिंदुओं समान होता है, यानी कि 10 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 11 चलते हैं, 11 नंबर क्या कहता है भाई, है ना, देखते हैं समीकरण सी ए यानी कि CaCO3, इसको भी रिपीट किया गया क्वेश्चन से भाई, थोड़ा ध्यान दीजिए प्रीवियस, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देख लीजिए आप, 50 नंबर आपका इसी से आ जाएगा, 50% इसी से मिल जाएगा। यानी कि CO3 को जब हीट किया गया, उष्मा दिया गया, तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, मैंने कहा था ये वियोजन अभिक्रिया है। क्यों है, कोई एक पदार्थ टूटकर किसी दो या दो से अधिक पदार्थ में विभाजित हो जाते हैं, तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अगर संयोजन कहता तो हम इधर से कहते, इसका उल्टा, इधर से आएगा तो संयोजन होगा, ठीक है, और इधर से जा रहा है तो वियोजन होगा, ठीक है, अलग हो जाने को वियोजन, मिल जाने को संयोजन, ठीक है। और जो ताकत के हिसाब से हटा दिया जाए उसे विस्थापन, जिसका ज्यादा ताकत रहेगा वो कमजोर वाले को हटा देगा तो वो विस्थापन में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं 12 नंबर क्या कह रहा, क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है। हाँ, ये बड़ी अच्छा सवाल है भाई। क्षारीय का पीएच मान कितना होता है, मैं अम्ल से बता रहा हूं, अम्ल का पीएच मान होगा, पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से कम होना चाहिए, जो 7 से कम होगा वो अम्ल होगा, अगर 7 से ज्यादा होगा, ठीक है, अगर 7 से ज्यादा होगा, 7 से अधिक होगा तो वो क्षार होगा, अगर 7 के बराबर होगा तो, बराबर का बात कर रहा हूं, 7 बराबर 7, तो क्या होगा भाई, ये उदासीन होगा, उदासीन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या करा, क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो मैंने क्या कहा, क्षार 7 से अधिक होना चाहिए, और यहाँ पे 7 से अधिक कौन है, तो 9 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। 13 नंबर पे चलते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया है। कैसे है भाई, क्योंकि जिसमें हम लोग जो भोजन खाते हैं उसमें बड़े बड़े अणुओं को खाते हैं, और उसे अंदर जाके वो छोटे टुकड़ों में बट जाना पड़ता है ना, जिसके कारण से हम इसे वियोजन कहते हैं। यानी एक पदार्थ अंदर घुसता है और वो बहुत सारे टुकड़ों में बट जाता है, इसी कारण से वियोजन कहते हैं, यानी कि 13 का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। 14 चलते हैं। हाँ, ये भी देखिए रिपीट वाला प्रश्न है, यानी कि 2025 में बहुत सारा क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है ना, इसी कारण से आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पढ़ना बड़ी जरूरी है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो विद्युत अपघटन पे कैथोड पर आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, और आपको एनोड, अगर एनोड बात करें, एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी, तो वो ऑक्सीजन होगी। लेकिन यहाँ पे आपको कैथोड पूछा है, इसलिए 14 का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 पे चलते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा भाई, निम्न में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है, यानी कि अम्ल होता है जो नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है, और क्षार होता है जो लाल लिटमस पत्रों को नीले कर देता है, लेकिन यहाँ पे अम्ल कहीं भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा भाई, ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी सही। 16 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, यह एक सफेद क्रिस्टीय पदार्थ होता है, ठीक है। 17 नंबर चलते हैं। 17 नंबर क्या है भाई, निम्न में विद्युत, ये भी देखिए रिपीट वाला प्रश्न है, यानी कि बहुत सारा रिपीट है भाई, ठीक है। निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है भाई, तो सर्वोत्तम चालक कॉपर होता है, कॉपर। हाँ, लेकिन अगर आपका ऑप्शन पे चांदी रहता, ठीक है, चांदी रहता तो वो होता, हाँ, चांदी को सब जगह यूज नहीं किया जाता है क्योंकि चांदी थोड़ा सा महंगा पड़ता है, इसके कारण से ज्यादातर काम कॉपर से चला जाता है, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 18 पे चलते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच बने आबंध क्या होते हैं भाई, तो एकल आबंध होते हैं, एकल बंधन होते हैं। 18 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 19 पे चलते हैं। 19 क्या कहता है, एल्किन का सूत्र, आपको एल्किन का पूछा है, तो एल्किन का सूत्र क्या होता है भाई, CnH2n, और ये किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर सी पे। हाँ, जानकारी के लिए बता दूं, CnH2n+2 ये किसका है, तो ये एल्केन का है। आपको ये भी पूछ सकता है
ये भी रिपीट वाला है, ये भी रिपीट है, आप देख लीजिएगा कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। और ये किसका है भाई, CnH2n-2, ये एल्काइन का है, ठीक है, एल्काइन का है। समझ में आ गया होगा। अगर इनमें से कोई भी पूछे तो आप आसानी से इसका जवाब दे पाओगे, ठीक है। 20 नंबर देखते हैं, 20 नंबर क्या कह रहा है भाई, CHO प्रक्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं, तो CHO के प्रकृतिक समूह को एल्डिहाइड कहते हैं। और एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल में OH लगता, कीटोन की बात करें तो डबल बॉन्ड CO होता, कार्बोक्सी अम्लों को बात करें तो COOH होता, COOH। यानी कि आपको कोई भी दे सकता है इनमें से, तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। यानी कि 20 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 21 देखते हैं, 21 क्या कह रहा, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है, अपने जीवन को अनुरूक्षित भावों से चलाना जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी कि आपको जैव प्रक्रम जीवन की प्रक्रिया को चलाने के लिए सांस भी लेना जरूरी है, खाना भी जरूरी है और जन्म लेना भी जरूरी है। यानी कि इनमें से सभी इसका आंसर है 21 का। 22 देखते हैं क्या कह रहा भाई, निम्नों में से, ठीक है, किस पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई होता है, तो 22 का आपका ऑप्शन होगा क्लोरोप्लास्ट होगा भाई। क्यों होगा, जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाते हैं। और क्लोरोफिल क्या है, ये पत्तियों में हरा वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यानी कि 22 का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। 23 देखते हैं, आयोडीन घोल की कुछ बूंद चावल के पानी में डाल दी गई, ठीक है भाई। कुछ बूंद जो है नमक का, चावल की, यहाँ पे चावल है भाई, और नमक का कुछ बूंद क्या कर दिया, डाल दी गया कुछ बूंद, तो चावल का पानी नीले काले हो गया। तो ये जो चावल का पानी पहले सफेद था और अब क्या हो गया, नीला काला हो गया रंग का हो गया। इसमें पता चलता है कि चावल के पानी में क्या हो गया, ये तो बड़ी आसान से भाई स्टार्च होता है, स्टार्च होने के कारण वो रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 24 चलते हैं, निम्न में कौन पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन आपको पूछा है। ये इंसुलिन है, ये नहीं है, ये आदमी का मानव का है। थायरॉक्साइन भी नहीं है, एड्रीनल भी नहीं है, तो क्या है पादप हार्मोन, साइटोकाइनिन। ये क्या करता है भाई, साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, ये पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है, कोशिका का जब विभाजन होता है वो बढ़ा देता है, ठीक है, कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है। अगर आपको पूछे कोशिका विभाजन को बढ़ाने वाले हार्मोन का क्या नाम है, तो साइटोकाइनिन। और इनमें से पूछा है पादप हार्मोन कौन है, वो साइटोकाइनिन। 25 देखते हैं, 25 क्या है, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है, आपको यहाँ पे 1.5 kg होगा, यानी कि आपको कहीं कहीं 1.4 kg भी दिखने को मिलेगा, तो वो भी सही है, गलत नहीं है भाई। अगर ग्राम की बात करें एक वयस्क पुरुष की, किसकी, एक बूढ़े आदमी के, यानी कि वयस्क पुरुष की, तो होगा भाई 1336 ग्राम। और अगर एक वयस्क महिला की बात करें, वयस्क महिला की बात करें तो 1198 1198 ऐसे समथिंग कुछ होगा। यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 26 पे चलते हैं, 26 क्या कहता है, शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण कौन करता है, तो अनुमस्तिष्क करता है। अनुमस्तिष्क का काम क्या कर है भाई, यह संतुलन करता है और गति को नियंत्रित करता है ना, वो कौन करता है, अनुमस्तिष्क। 27 पे चलते हैं, 27 क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। एड्स रोग किसके कारण से होता है, तो एड्स रोग विषाणु के कारण से होता है। 28 देखते हैं, 28 क्या है भाई, वायरस संचारित रोग है, ये हर्पीज का है, ठीक है। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। 29 देखते हैं, मानव में अलिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, हाँ जानकारी के लिए बता दूं, हमारा जो गुणसूत्र होता है वो 46 होता है टोटल। टोटल कितना होता है 46, और जोड़ी में बात करें, जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी होता है, ठीक है। लेकिन एक बात है कि 22 जोड़ी है जो माँ से, और 22 जोड़ी है जो पिता से मिल जाता है। ये 22 जोड़ी माँ से भी मिलता है और 22 जोड़ी मिल जाता है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स, लड़का और लड़की 22 जोड़ी क्रोमोजोम जो है, गुणसूत्र है जो मिल जाते हैं,
लेकिन एक जोड़ी जो बच जाता है वो नहीं मिलता है, और एक जोड़ी में डिपेंड करता है कि तुम लड़का है और लड़की है, वो एक जोड़ा गुणसूत्र डिपेंड करता है। और आपको यहाँ पे क्या पूछा है, मानव में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो अलिंग गुणसूत्र की संख्या 22 जोड़ी होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। 30 देखते हैं, 30 क्या है भाई, प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी है ना, क्योंकि शाकाहारी क्या किसको कहेंगे, जो सिर्फ साग सब्जी खाता है उसे शाकाहारी, और मांसाहारी क्या कहेंगे, जो केवल मांस खाता है उसे मांसाहारी, और सर्वाहारी क्या कहेंगे, जो सब चीज खाता है, साग सब्जी और मांस सभी खाता है उसे सर्वाहारी, यानी कि 30 का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब देखिए, अब सब्जेक्टिव, अब बारी बारी से हम लोग सब्जेक्टिव बताने जाएंगे। ठीक है, आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ में नहीं आएगा तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला छोड़ दिया गया है, आप आराम से कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, हम बताने का प्रयास करेंगे।